हेलो दोस्तों, आप सभी का एसएससी की सीजीएल की जो प्रैक्टिस सेट हैं, जो 2024 में जो अपने एसएससी सीजीएल के पेपर्स हुए, उन सभी के जो प्रैक्टिस सेट हैं, उनके एक सीरीज लेके आ रहा हूँ मैं, जो चैनल पर अपडेट होते रहेंगे। जो 25 क्वेश्चंस हैं जो मैथ के, उनकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन से चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि संख्या हमें एक डिजिट दी हुई है, ठीक है, ये 8 और 5 दोनों से विभाजित है, तो क्रमशः जो स्टार और डॉलर का स्थान पे कौन से अंक आने चाहिए, उनकी वैल्यू निकालनी है। तो अब आपको पता है इससे भी विभाजित हो रही है, अगर कोई संख्या इससे भी हो रही है, तो 5 से अगर किसी संख्या में भाग जा रहा है तो इसका मतलब डॉलर की जगह या तो 0 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है। पहली बात ये हुई। अब आप एक बात खुद सोचो, क्या अगर लास्ट में 5 हो तो उसमें 8 का भाग जा सकता है? नहीं जा सकता। मतलब इसकी संभावना तो हो गई जी बिल्कुल खत्म। मतलब डॉलर की जगह ये तो फिक्स हो गया कि ये यहाँ पे 0 आने वाला है, ठीक है। अब हम ऑप्शन से अगर देखें तो हमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। हमें बताया कि 5 तो नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। अब हम डॉलर की स्टार की जगह 4 की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। अब आपको पता है, अगर हम किसी संख्या में 8 का भाग दे पा रहे थे, इसका मतलब है कि हम लास्ट की 3 डिजिट में अगर 8 का भाग चला जाता है, तो इसका मतलब है कि उस पूरी संख्या में भी 8 का भाग चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है, मैं आपको पहले भी नंबर सिस्टम की उसमें पढ़ा चुका हूं। अब आप हमें इस डिजिट से कोई मतलब नहीं है, हम तो लास्ट के ये निकालेंगे 4 स्टार। हमने बताया कि डॉलर की जगह ये तो फिक्स हो गया कि ये 0 है, ठीक है। अब स्टार की जगह हमें दो वैल्यू दे रखी, या तो 4 या फिर 2। अब आप पहले 2 रख के देख लो। 420, क्या इसमें 8 का भाग जाता है? 40 20 नहीं जाता। लास्ट में रिमाइंडर बच रहा है। अभी अगर मैं इसमें इसकी जगह स्टार की जगह मैं 4 रख देता हूँ, 440, क्या इसमें 8 का भाग जाता है? 8 × 45, फिर 8 × 45, 55 बार जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार की जगह पे पाएगा 4 और डॉलर की जगह पाएगा, जो तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें दी गई है कि एक तालिका है, 4 अलग अलग महीनों में 4 अलग अलग कंपनियों के द्वारा बेची गई साबुन की संख्या को दिखा रही है। ये साबुन की संख्याओं का मंथ वाइज बाइफरकेशन दे रखा है, कंपनी दे रखी है पी क्यू आर और एस, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं। मई में कंपनी क्यू और एस द्वारा बेचे गए साबुन की कुल संख्या, ठीक है। मई मंथ में क्यू और एस द्वारा, मतलब क्यू की और एस की, ठीक है, मई महीने की कि साबुन की कुल संख्या जुलाई में जो कंपनी पी है उसके द्वारा बेची गई साबुन की संख्या में कितने प्रतिशत अधिक है। मतलब इन दोनों टोटल का योग जुलाई महीने में कौन सी कंपनी का, इन्होंने पूछा है कंपनी पी का, मतलब इसके तुलना में। तो हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इन दोनों का प्रोडक्शन कितना हुआ एज कंपेयर टू जुलाई महीने के, उससे हम कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो मैं जोड़ लेता हूं 1540, कितना है 1540, और दूसरी डिजिट है हमारे पास 1736, ठीक है। तो ये आया 6 7 2 और 3, ठीक है, ये आया। हमें पूछा है अगर कोई जो 1820 के कंपेयर में ये कितना प्रतिशत अधिक होगा, तो हमने बताया कि कोई परसेंटेज, मान लो कि y है संख्या और एक है संख्या x, तो y x की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है, तो हमने पता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस एक्स बटे x इंटू 100, ठीक है, ये होता है। आपको हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू हमें पता है कितना है, 3276, 3276 माइनस 1820 बटे 1820, ठीक है। तो अब आप इसमें से इसको घटाओगे तो ये बचेगा यहाँ पे 6, 7 में से 2 गया तो 5, और लास्ट में ये 12 में से 8 गया तो 4, और लास्ट में बचेगा 1 बटे 1820। अगर मैं इसको 4 से भाग देता हूँ, इसको भी 4 से भाग देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 × 12 2, और यहाँ पे बचा 25, 4 × 24, 4 × 16 बटे, यहाँ कितना बच रहा है, 4 × 16, लास्ट में 4 × 5 = 20, और 20 के बाद में फिर से 4 × 5 4 × 5 = 20, और हाँ 4 × 5 = 20, ठीक है। अब मैं इसको किससे काट सकता हूँ, 91 से काट सकता हूँ, और 91 से जब आप इसको काटोगे तो लास्ट में आएगा, यहाँ पे 91 का डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 5। आपको पता है इसको हम ये डिजिट में आइए, अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं
तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 100 से। तो ये आया 20 और 20 चौका 80, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 80%। मतलब कंपनी क्यू का और एस का मई महीने में प्रोडक्शन जुलाई के तुलना में कौन सी कंपनी का पी के तुलना में कितना प्रतिशत अधिक आ रहा है, 80%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर, एस भुजा क्यू आर पर एक बिंदु इस प्रकार है कि पी एस परपेंडिकुलर हो रहा है क्यू आर के, तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही आ रहा है। तो एक हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं ट्रायंगल अगर ड्रॉ करूं, यहां पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, हमें क्या बोल रहा है कि जो P और S है, यहाँ पे एक S पॉइंट होगा, ये होगा P, और मैं इसको बोल देता हूं Q और R। ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया P Q R। एक R S पे एक पॉइंट है जिससे मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है, हमें पता है कि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है। उसने बोला है PS परपेंडिकुलर किसके, QR के। PS जो लाइन है QR के परपेंडिकुलर है। ठीक है, पहली बात ये हुई, हमने सारा कुछ ड्रॉ कर लिया। अब आप देखो, ये परपेंडिकुलर है तो इसके सामने आ रहा है कर्ण, मतलब पी आर का स्क्वायर, मैं यहां पे लिख सकता हूं पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो रहा है, पी एस स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर, पी एस स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर, पहला इक्वेशन हो गई। दूसरा, अगर आप इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को अगर आप नोटिस करो, तो आप यहां पे देखोगे कि जो पी क्यू स्क्वायर होता है, पी क्यू स्क्वायर है, वो किसके स्क्वायर के बराबर, पी एस स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गई 2। आप देखो, मैं यहां पे से अगर पी एस स्क्वायर को की वैल्यू इस इक्वेशन में से उठा के मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं, तो शायद इनमें से हमारे पास कोई सी एक इक्वेशन आ जाए। ठीक है, तो पी एस स्क्वायर है ना, जो पी एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपको पता है पी आर स्क्वायर माइनस आर एस स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे पी एस स्क्वायर में लिख देता हूँ पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं पी एस स्क्वायर की जगह क्या लिख रहा हूँ, पी आर स्क्वायर माइनस आर एस स्क्वायर, पी आर स्क्वायर माइनस आर एस स्क्वायर। ठीक है, पी एस की जगह लिख दिया प्लस एस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो आर एस को अगर मैं इधर ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस या फिर एस क्यू स्क्वायर। ठीक है, आप देखो पी क्यू स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर मतलब एस आर स्क्वायर फर्स्ट, ये बराबर किसके आ रहा है, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर के, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर, मतलब ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि इसको सिंप्लीफाई करो, ये तो बड़ा इजी है। आपको पता है 14.5 में से 13.5 गए तो कितना बचेगा, एक। अगर 5 में से मैं एक को घटाऊंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा लास्ट में, 4। 7 में से अगर 4 जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। और 3 में से 3 को घटाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0। मतलब 15.5 में से अगर मैं 0 घटाऊंगा तो लास्ट में क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 15.5। कितना इजी क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बड़ा इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5। हमें दिया हुआ है कि पी क्यू और आर की आय, इनकम का रेशो ये है, अनुपात दे रखा है। ठीक है, उनके खर्चे का व्यय का अनुपात हमें दे रखा है। यदि क्यू अपनी आय का 25% बचाता है तो इनकी बचत का अनुपात क्या होगा, वो हमें निकाल लेना। ठीक है, तो हम, आपको पता है जब कोई किसी की भी कोई भी आय या फिर हम कहें इनकम या फिर कुछ भी अगर रेशो दे रखा है, तो हम किसी की भी आय को या फिर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैं इसकी आय को लिख सकता हूं 10x, इसको 12x लिख सकता हूं, और इसको 9x लिख सकता हूं, आपको पता है। और इसके खर्चे को मैं लिख देता हूं 12y, y के रूप में मल्टीप्लाई कर लेता हूं। जैसे हम किसी भी डिजिट को अगर k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम उसकी वैल्यू को उसके एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर मान सकते हैं, मतलब आय के बराबर मान सकते हैं, जिससे भी हम तुलना करें। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या लिख लेते हैं, एक हो गया व्यक्ति P, और दूसरा हो गया Q, और तीसरा हमारे पास आ रहा है R। ठीक है, इनकी आय क्या है 10x, दूसरे की क्या है 12x, और तीसरा जो क्यू पी क्यू आर है, आर का क्या आ रहा है 9x। ठीक है, दूसरा हमें बता रखा है कि खर्चे का अनुपात क्या है, मैं इसको y के रूप में लिख लेता हूं, तो खर्चे का अनुपात आ रहा है 12y, 15y, और लास्ट में क्या है 8y। ठीक है,
हमें क्या दिया हुआ है कि क्यू की जो आय है, क्यू की जो बचत है, मतलब ये तो आ रही हमारे पास आय, ये क्या है आय, और ये क्या है बचत, सॉरी व्यय, मतलब ये तो आय है, ये खर्चा है। आपको पता है आय में से अगर मैं खर्चा घटा देता हूं तो क्या बचेगी, मेरे पास बचत बचेगी, ठीक है। मैं इसमें से इसको घटा देता हूं, ये घटाया इसमें से मैंने। तो वो क्या कह रहा है, अगर मैं इसकी जो बचत जो ये जो व्यय है, अगर मैं उसकी बचत की बात करूं, बचत की बात क्या, बचत की वैल्यू क्या आ रही है इसकी, 12x माइनस 15y। वो कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है उसकी आय का, और इसकी आय क्या है 12x का कितना प्रतिशत है, 25%, मतलब एक चौथाई इंटू 1/4, ये इक्वेशन बन रही है। हम इस इक्वेशन को यहां पे ले लेते हैं, ठीक है। तो आप देख लो, 12x, मैं लिख देता हूं 12x माइनस 15y इज इक्वल टू कितना आ रहा है 12, अगर मैं इसको इससे काट देता तो कितना आ रहा है, 4 से 12 3x आ रहा है, 3x को मैं इधर ले जाऊं, ठीक है, तो ये 15y हो जाएगा। क्या मैंने सही लिखा है, इज इक्वल टू 3x, 12x माइनस 15y इज इक्वल टू, ये आय का 25% आ रहा है, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, आपको पता है मैं अगर इसको इधर लेके आ जाता हूँ, ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 15y, ठीक है। मैं इसको इधर लेके जाऊंगा, सॉरी 9x, 9x, क्योंकि ये 12 में से 3 चला गया तो 9 बच गया, और ये नेगेटिव वाली जो क्वांटिटी है इधर आ जाएगी। तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 9x/15, मतलब 3 से 3 काटा, मतलब ये आ गया 3x/5। y की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। अब हमें पूछा है कि इन तीनों की बचत का अनुपात, आपको पता है यहाँ पे इसकी बचत कितनी आ रही है, मैं इसको निकाल लेता हूं, ये आ रहा है 10x माइनस 12 इंटू वाई की वैल्यू क्या है आपको पता है, 3x/5 इंटू 3x/5, पहली बात। दूसरी बात, हमें आपको आपको पता है कि इसकी बचत क्या आ रही है, 12x/4, और तीसरे की अगर मैं निकालूं तो यहां पे इसकी बचत आ रही है 9x-8 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, फिर अगेन आपको पता है 3x/5, ठीक है। मैं इसको एक काम करता हूं कि इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, इस सारे जितने भी हैं इन रेशो को मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं 5 से, ठीक है। तो आपको पता है मैं अगर यहां 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 50x, मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं इक्वेशन को, ये फर्स्ट क्या हो जाएगा, p, अगेन p, q और r के रूप में हम लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 50x माइनस 12 से 36, भाई 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 5 से 5 तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 36x। दूसरा वाला आप देखो, अगर मैं इसको 5 से इसको 50 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये तो 3x था, 3x को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपको पता है 15x। और r की वैल्यू आपको पता है, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 45x माइनस 8 से 24, और 5 से 5 कट जाएगा, ये हो गया 24, ठीक है। आपको पता है x, यहाँ पे देखो आप, इसमें से अगर ये 36 गया तो ये क्या बचेगा 14x अनुपात, ये आ गया 15x, 45 में से अगर ये 24 गया तो ये कितना बचेगा 21x, x से x काट दिया, मतलब हमारा लास्ट में अनुपात क्या आ जाएगा 14:15:21। तो अपना 14:15:21, मतलब जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा उस केस में, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि लेंथी है बट इससे कंसेप्ट बहुत क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब हमें दे रखा है कि एक परीक्षा है, उसमें अंग्रेजी और गणित में प्राप्त अंकों के आधार पर 100 छात्रों का वर्गीकरण किया जाता है, मतलब हायर एजुकेशन के लिए ये कोई क्लास है, उसकी सब्जेक्ट मार्क्स का बाइफरकेशन दे रखा है। हमें बोला है कि अंग्रेजी और गणित में जो छात्र हैं उनके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है, यदि गणित में उच्च अध्ययन करने के लिए, गणित में उच्च अध्ययन करने के लिए गणित में कम से कम 40% अंकों की आवश्यकता है, 40% अंक की आवश्यकता है, तो कितने छात्र गणित में उच्च अध्ययन करने के लिए पात्र होंगे। देखो मैक्सिमम मार्क दे रखा है आपको, कितने का है 50 का, 50 का है पेपर, टोटल पेपर कितने का हुआ था हमारा 50 का, ठीक है। आपको बोला है कि 40% कम से कम चाहिए, मतलब 40% की वैल्यू निकाल लेते हैं इंटू 40/100, 2 और 2 से 40 बार गया 20 बार, मतलब
उच्च अध्ययन के लिए कम से कम कितने नंबर आ जाने चाहिए? 20 नंबर आने चाहिए। ठीक है, आपको ये पता चल गया। ये आपको परसेंटाइल का दे रखा है, आपको देखो 20 और उससे ज्यादा मैथ में 20 और उससे ज्यादा कितने प्रतिशत छात्र हैं? मतलब 65 हो गए। तो आप सीधी सी देख लो नंबर ऑफ संख्या कितनी आ रही, 65। मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च अध्ययन के लिए कितने छात्र पात्र हो रहे हैं? 65 छात्र हैं जो एलिजिबल हो रहे हैं नेक्स्ट हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ, इसमें ए बी एफ डी के बराबर दे रखा है, एंगल ए है जो डी के बराबर देखा, दोनों त्रिभुज ये एस ए एस मापदंड के अनुसार सर्वांग सम है। मतलब क्या है कि एस एम क्या होता है, एस ए एस क्या होता है? साइड एंगल एंड साइड। मतलब किसी भी दो ट्रायंगल को कंपेयर करने के लिए आपके पास एक मापदंड दे रखा होता है। हम इसमें एक तो साइड को तुलना करते हैं, एक एंगल होता है और एक और साइड होती है, मतलब दो साइड होती है और एक एंगल होता है। ठीक है, मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं एबीसी को। ठीक है, मान लो कि ये ट्रायंगल हमारा हो गया ए बी सी, ये पहला ए, उसके बाद में इसको ए नहीं बोलते हैं हम, इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, दूसरा और ट्रायंगल है डी ई एंड एफ। ठीक है, हमें क्या दे रखा है? जो ए बी है, ए बी वो किसके बराबर है? एफ डी के बराबर। मतलब क्या हुआ कि मैं इसको यहाँ पे ई को इधर मान लेता हूँ, एफ को इधर मान लेता हूँ, तो हमारे पास रिलेट करने के लिए बड़ा इजी रहेगा। ठीक है, ए बी किसके बराबर है? एफ डी के बराबर है। ए बी एफ डी के बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। हमें दे रखा है एंगल ए है जो एंगल डी के बराबर है, पहली बात। और आपको पता है जब भी कभी वो कोई एक एंगल दे रखा है, मतलब उसी के ही टच वाली जो भुजा होती है हम उसके बारे में बात करेंगे हमेशा। हमें बाकी की और जो साइड्स हैं उनके विषय में कोई मतलब नहीं है, हमें इस फॉर्मूले से मैं बात कर रहा हूं, ऐसे ऐसे जो मापदंड है उसके अनुसार। तो ये वाली बराबर हो जाएगी इसके। तो अब आप देख लो कौन सा है, ए सी किसके बराबर आ जानी चाहिए? डीई के बराबर आ जानी चाहिए। ए सी डीई के बराबर आ रहा है, बाकी की आप उसको कंसिडर करोगे नहीं। क्यों? आपको दे रखा है कि एक तो एंगल को कंपेयर करना है और उसी एंगल के टच वाली जो साइड है वो तो हमें दे ही रखी है, आपको दे रखा है ए बी किसके बराबर हो रहा है? डी एफ के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो बाकी की बची साइड्स कौन सी हो गई? ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा डीई के। और आपको पता है ये आपको ऑप्शंस में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का है। वैसे तो ये दो पाइप दे रखे हैं ए और बी, उनकी क्षमता दे रखी है भाई, वो किसी भी टैंक को 10 मिनट में और 20 मिनट में भर सकते हैं। यदि पाइप सी उसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। भाई पाइप जो सी है उसकी क्षमता हम नेगेटिव में लेंगे क्योंकि वो खाली कर रहा है, बाकी की भरने की बात कर रहे हैं। ठीक है, शुरुआत में तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, हालांकि टैंक भरने से 2 मिनट पहले पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। तो कितने समय में टैंक भर जाएगा, हमें ये निकालना है। आप देखो सबसे पहले आपको पता है किसी भी पाइप हो चाहे व्यक्ति हो उसकी क्षमता कैसे निकाल सकते हैं? कार्य बटे समय, मतलब वर्क अपॉन टाइम। हमने वर्क को क्या माना? एक माना, एक टैंक को भर रहे हैं, हम उसी के कंसिडर में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ए की जो क्षमता हो जाएगी वो हो जाएगी एक बटे क्या है 10 मिनट में भर रहा है तो 1/10 हो जाएगी। ठीक है, 1/10, 1/10। और बी की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी? 1/20। और सी की क्या हो जाएगी? माइनस का 1/30, क्योंकि वो खाली कर रहा है, ये बाकी के भर रहे हैं। पहली बात तो ये हुई। अब हम आगे की बात करते हैं। हमें भरना है कोई टैंक को कंप्लीट, मतलब हमारे पास एक टास्क दे रखा है, मान लो कि वो टास्क जो कंप्लीट है वो इस ड्यूरेशन में हो जाता है। ठीक है, हमें बताया कि जब टैंक भरने वाला होता है उससे 2 मिनट पहले पाइप सी को कर दिया बंद। मतलब यहां से यहां तक ए और बी काम कर रहे हैं और यहां से यहां तक ए और बी और सी तीनों काम कर रहे हैं। ठीक है, पाइपों की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, आपको दे रखा है कि भाई 2 मिनट का टाइम है, ये है 2 मिनट का, पहली बात। अब आप सबको पता है कि इन सबका जोड़ के ये एक काम कर लेंगे। तो हम एक काम करते हैं, हमने मान लिया इसको टी, मान लो कि ये जो ड्यूरेशन है ये हमारे पास टाइम टी। ठीक है, तो आपको पता है टी से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं क्षमताओं को, तो वो काम आ जाता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/10 प्लस 1/20
माइनस का 1/30, क्योंकि ये क्या काम कर रहा है, खाली करने का। जैसे ही टी टाइम कंप्लीट हुआ तो ए और बी एक्टिव हो गए, सी वाले पाइप को हमने कर दिया बंद। प्लस में ये कितना आ रहा है, वैसे तो ये कितना आ रहा है, 2 मिनट में क्या इनकी क्षमता है, 1/10 प्लस 1/20, और ये क्या काम कर देंगे, एक काम को कंप्लीट कर देंगे। टाइम को मल्टीप्लाई किया हमने कैपेसिटी से तो वर्क आ जाता है, हमने सबको जोड़ लिया, हमने एक कंप्लीट टाइम मान लिया। तो ये अब आपको पता है यहाँ पे एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी टी की। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को मैं अगर 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आप देखो टी इंटू, अगर मैं यहाँ 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60/10 कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, प्लस में यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, प्लस 2 इंटू, इधर देखो यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करूंगा और 10 का भाग दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 6, प्लस यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू 60। इधर भी 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, आपको पता दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, अब आप देखो 6 3 9, 9 में से 2 गए तो ये 7, तो ये हो गया 70, प्लस ये कितना है, 6 3 9 और 9 दूनी 18, प्लस 18 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 60। ठीक है, तो 70 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 60 में से अगर मैं इसको 18 को इधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस में आएगा, 60 में से अगर 18 गए तो ये क्या आ रहा है, 42। तो टी की वैल्यू आ गई हमारे 42/7, सचिन 42। मतलब टी की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 मिनट, और आपको पता है 2 मिनट और ये लग रही हैं, तो 6 और 2 8, मतलब टोटल 8 मिनट में हमारा टैंक भर जाएगा। मतलब इसका कंप्लीट करेक्ट आंसर क्या होगा, 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि 120 रुपए के भुगतान के लिए हमें दे रखा है, एक तो 10 रुपए के नोट है हमारे पास, कुछ कुछ 5 के हैं, कुछ 2 के हैं, के सिक्के से किया जाता है। ठीक है, कुल जो इनके सबकी जो टोटल संख्या, मान लो इसको x ले लिया, इसको y ले लिया और इसको z ले लिया, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास कितना है, 25। ठीक है, भुगतान में उपयोग में लाए गए 10 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहली बात तो हमें पता चल गया कि टोटल वैल्यू कितनी है, 10 रुपए के नोट को मैं अगर उसके उनसे मल्टीप्लाई करूं तो ये 10x, 10 के नोटों की संख्या x है, प्लस में 5y प्लस में 2z इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 120। पहली इक्वेशन तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हम और निकाल लेते हैं। हमें पता है सारे नोटों की संख्या कितनी है, 25 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 25। ये पहली है, ये दूसरी इक्वेशन है। मैं एक काम करता हूँ, जेड की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ और उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो हमारे पास दो ही वेरिएबल रह जाएंगे, आपको पता है एक्स और वाई। तो हम उनके हिसाब से देख लेंगे क्या आंसर आता है। तो जेड की वैल्यू अगर मैं देखूं तो आप देखो, ये एक्स भी इधर जाके माइनस में हो जाएगा, ये वाई भी इधर जाके माइनस में हो जाएगा, मतलब जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 माइनस एक्स माइनस वाई। हमें पता चल गया। मैं अब इस इक्वेशन में जेड की वैल्यू रख देता हूं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगी हमारे पास, 10x प्लस 5y प्लस 2 इंटू जेड की वैल्यू देखो आप 25 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, 120। ठीक है, मैं इसको खोल लेता हूं, ये हो गया 10x, 10 में से आप देखो जब मैं इस दो को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस के 2x आ रहे हैं, तो ये लास्ट में कितना हो जाएगा हमारे पास 8। y को देखो आप, ये 5y है, 2y और घट जाएंगे, 5y में से 2y गए तो कितने बच जाएंगे हमारे पास, 3y बच जाएंगे। अब आप देखो ये 25 दूनी 50 हो रही है, ये जुड़ रहे हैं इधर, जब मैं इन 50 को इधर शिफ्ट करूंगा, 120 में से घटाऊंगा तो ये कितना रह जाएगा, 70। हमारे पास निकल के आ गया कि x के नोटों की संख्या और y के नोटों की संख्या का कोई रिलेशन है, जो हमारे पास लास्ट में आ गया। अब आप देखो हमें पूछा है 10 के सिक्कों की संख्या क्या होगी। मान लो कि 10 के सिक्कों की पहले संख्या हम ऑप्शन ए मान लेते हैं, कि मान लो कि ये सही है, ऑप्शन ए पुट करके देख लेते हैं। जब हम ऑप्शन ए पुट करेंगे, ए वाले केस की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, ए अगर ए को सही माना तो ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 6 48 प्लस 3y इज इक्वल टू 70। अब 70 में से जब आप इसको घटाओगे तो 3y क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3y की वैल्यू आ जाएगी अपने 70 में से 48 गई तो कितना बचा, ये 22। क्या
y की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये 22/3, क्या कभी आपने ऐसी संख्या देखी है कि भाई सात नोटों की संख्या 7.33 आ जाए? भाई आप 22 में 3 का भाग दोगे तो 7.33, कभी आपने सुना होगा या तो नोट 7 हो सकते हैं या फिर 8 हो सकते हैं। कभी आपने ऐसा सुना है कि नोटों की संख्या 7.33 है? मतलब क्या हुआ कि 6 तो करेक्ट नहीं है। ऐसे ही हम 4 को चेक कर लेते हैं, जब हम 4 को चेक करेंगे तो ये 8 चौका 32, जब 32 को 70 में से घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 38। क्या 38 में 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा? मतलब उस केस में भी नहीं जा रहा, तो मतलब ना तो ये सही हुआ ना ये सही हुआ। क्या 10 को चेक कर लेते हैं? 10 को हम चेक करेंगे तो ये 8 नहीं 80 हो रहा है। क्या 70 में से जब 80 के भाग चला गया तो हमारे पास क्या बचेगा? -10/3। क्या कभी आपने सुना है कि -3.33 नोटों की संख्या है? नहीं, ये भी गलत हो गया। हम लास्ट वाला चेक करके देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 8 डी, 8 की वैल्यू ये कितना आ रहा है? 8 8 64। जब 64 को 70 में से घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 6। तो 3y हमारे पास क्या हो जाएगा? 6। मतलब y की वैल्यू एग्जैक्टली न्यूमेरिकल आ जाएगी, मतलब न्यूमेरिकल का मतलब प्राकृतिक संख्या आ जाएगी अपने पास। y की वैल्यू आ जाएगी 2, और हमारे पास x है जो उसके नोटों की संख्या जो 10 है, 10 वाले नोटों की संख्या हमारे पास कितना आ जाएगी? 8। मतलब 8 ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हमें दे रखा है कि 28.9 रेशो x टू दी समानुपात x और फिर 36.1। तो हमें x की वैल्यू पूछी है, तो आपको पता है इस केस में हम क्या करते हैं, यहां पे सॉल्व कर देता हूं। 28.9 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू हो जाएगा x बाई 36.1। पहली बात, मैं इन दोनों को एक काम करता हूं, 36.1 को इससे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, आपको पता है, पढ़ा है आपने खूब, इसको तो पूछने की बात नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा 289 सॉरी 28.9 28.9 इंटू 36.1। मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? आ जाएगी रूट में, आप देखो, मैं इसको लिख सकता हूँ 289/10, पॉइंट को नीचे ले जा सकता हूँ, इंटू ये 361/10। ये 10 इंटू 10 क्या आ रहा है? 10। मतलब अंडर रूट वाला 10 निकल के आ जाएगा बाहर। आप देखो, मैं अगर इसको लिखूं, 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का, ठीक है। और ये कितने किसका होता है? 19 का। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? x इज इक्वल टू, मैं जो यहाँ पे 100 बन रहा था उसके 1/10 को बाहर ले लेता हूँ, और रूट हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 17 स्क्वायर इंटू 19 का स्क्वायर। आपको पता है एक एक संख्या बाहर निकाल सकते हैं, मतलब क्या हुआ हमारे पास? x की वैल्यू आ जाएगी 17 इंटू 19/10। अब आप 17 को 19 करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 323 डिवाइड बाई 10। मतलब इसका डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट, मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आ जाएगा 32.3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11। हमें दे रखा है कुछ सेल्स हैं, ये कोई स्टार्टअप की चार्ट दे रखा है हमें, पाई चार्ट दे रखा है, ठीक है। उसमें सफल स्टार्टअप की संख्या है हमारे पास 29.10, ठीक है। हमें दे रखा है, अब हमसे पूछा है कि शिक्षा और कृषि, मतलब एजुकेशन और एग्रीकल्चर में स्टार्टअप की संख्या का पता लगाना है। भाई एजुकेशन वाला ये हुआ, एजुकेशन वाला, ठीक है। दूसरा एग्रीकल्चर वाला हुआ 12%। तो इन दोनों के टोटल जोड़ कितना होगा? 12 + 24 कितना होगा? 36%। और कुल स्टार्टअप हमें दे रखे हैं 29.10, तो हमें 36% निकालना है किसका? 29.10 का, ठीक है। आप इससे इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब इसके बाद में आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 291 इंटू 36, ये आ गया 6 4 17 3। जब आप इसमें 10 का डिवाइड और करोगे तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, मतलब क्या हो जाएगा? 1047.6, 1047.6 में आ रहा है। उसके अप्रोक्सीमेट में वैल्यू ये है, क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं दिखा रखा। वैसे अगर आप एग्जैक्टली, आप ऐसा तो कह नहीं सकते भाई स्टार्टअप की संख्या या तो 2 होगी या फिर 3 होगी, ठीक है। कभी ऐसा थोड़ी हो सकता है 2.5 स्टार्टअप, 3 सवा 3 स्टार्टअप।
तो उस पॉइंट को हटा दो, मतलब आंसर अपना 1047 है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दे रखा है, एक बेलन है, ठीक है, एक बेलन की हाइट दे रखी है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दे रखी है, और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है हमें 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो इसकी हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए होगा हमें, तो आप सबसे पहले तो ये देखो वॉल्यूम की वैल्यू, फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, या फिर बोल लो एच ही बोल लो आप, क्योंकि हाइट दे रखी है तो ऊंचाई के हिसाब से आप चल लो एच। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की वैल्यू क्या होती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की वैल्यू क्या होती है, 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एल, या फिर एच इज इक्वल टू कितने के बराबर हो रही है, हमारा 1760 के बराबर। ठीक है, 1760 के बराबर हो रही है, तो हम ले सकते हैं 2 इंटू पाई की वैल्यू रख देता हूं मैं 22/7, ठीक है, इंटू आर की वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है, आर इंटू एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 इज इक्वल टू, ठीक है, तो आर की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं, आर क्या आएगा 1760 इंटू 7 बटे, ये आ रहा 2 इंटू 22 इंटू 20, एक जीरो से जीरो उड़ा दो, 22 में अगर आप 11 देखो, यहाँ से 11 का भाग दो, 11 का भाग दो तो ये 2 बार गया, और यहाँ इसमें भाग दे दो, 11 एकम 11, और बचा 6, 11 3 66, ठीक है, तो ये 16 बार गया, तो 16, ये बचा 2, और 2 सत्ते 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले आर की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। अब वॉल्यूम वी, वी का फॉर्मूला आपको पता है, तो वी की वैल्यू क्या निकाल सकते हो, वॉल्यूम की वैल्यू निकाल सकते हो पाई, पाई की वैल्यू मैं फिर से रख देता हूँ 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 14 इंटू 14, ठीक है, 14 इंटू 14 इंटू एच, एच की वैल्यू हमें दे रखी है 20, तो 7 से काटोगे आप इसको, कितनी बार गया ये, 2 बार, 22 44, 44 दूनी 88, 880 इंटू 14, 0 2 35 0 8 8 0 2 8 5 13 3 8 3 11 और 1 12, तो ये आ रहा 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम आ रहा है, और 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको वॉल्यूम निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, राज ने 1220 रुपए को अपने 3 दोस्तों में 2:1:3 अनुपात में बांटा। ठीक है, सबसे बड़े हिस्से का 3 गुना, तो सबसे बड़ा हिस्सा ये आएगा, आपको पता है, इसका जो जो भी हिस्सा निकल के आता है उसका 3 गुना सबसे छोटा हिस्सा ये निकल के आएगा, कि दुगने के योग की बराबर राशि है। ठीक है, आपको दे रखा है कि 1200 दे रखा है, तो आप हम निकाल सकते हैं किसी भी संख्या को 2 बटे, तो पहली संख्या निकाल लेते हैं हम 2 बटे टोटल सम, 2 और 1 3, 3 3 और 3 6 इंटू 1200, कितना आ रहा है 400। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी आपको पता है, ऐसे ही निकालोगे तो आप 200 आ जाएगी, और तीसरी संख्या क्या आ जाएगी अपने पास 600। ठीक है, ये 3 संख्याएं आ गई, और अब उसने क्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या का 3 गुना और सबसे छोटी संख्या के हिस्से का 2 गुना का योग किसके बराबर होगा। सबसे छोटी बड़ी संख्या क्या है 400, सॉरी 600, 600 का 3 गुना प्लस में करना है, जोड़ना है किसको, सबसे छोटी संख्या के हिस्से का 2 गुना, मतलब 200 का 2 गुना, 2 गुना 200, ये 6 18, 18 और 4 22, तो 22 आ गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने एक वस्तु का मूल्य 5,000 रुपए अंकित किया, उसने क्या डाल दिया 5,000 डाल दिया। ठीक है, दुकानदार सबसे पहले तो 20% की छूट दे रहा है, और उसी में ही उसी जो वैल्यू जो निकल के आ रही छूट के बाद में, उसी में ही फिर वो 15% की और छूट दे रहा है, और लास्ट में 10% की छूट देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप इसको ऐसा परसेंटेज में ना लेके आप एक काम परसेंटेज में भी ले सकते हो, परसेंटेज को भी लेके चलो, मैं परसेंटेज वाला बता देता हूँ। आपको दे रखा है कि वस्तु का मूल्य कितना है 5,000, सबसे पहले जब उसने 20% की छूट दी, तो आपको पता है कि उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20% छूट के बाद में आप देखो 80% रह जाएगी, 80/100 कर दिया मैंने पहला।
दूसरा, जब वो 15% और छूट दे देगा, मतलब क्या है कि इसका कितना परसेंट बचेगा, वो 85%। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इंटू 85/100। अब ये जो वैल्यू निकल के आई उस पर 10% की और छूट दे रहा, मतलब कितनी वैल्यू बचेगी हमारे पास, 90%। ठीक है, तो इसका और 90% ले लिया मैंने, तो 90/100। तो लास्ट में हमारे पास क्या, ये विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो ये गई, 2 जीरो, एक जीरो को इधर उठा के डाल दिया मैंने। ठीक है, एक जीरो को यहां से काट दिया मैंने, एक जीरो को फिर ये इधर उधर उड़ा दिया, लास्ट में बचेगी हमारे पास एक ये जो है लास्ट में जीरो। ठीक है, तो मैं इसको कर लेता हूँ 8×5 = 40, और 40 × 9 360। तो ये आ रहा है 360 × 85 बटे, लास्ट में एक और 10 रह गया था हमारे पास, ये 10, ये जीरो फिर उड़ा दो आप। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, 6×5 = 30, 3 और 5×5 = 30, 5 × 3 = 15, और 15×3 = 18। ठीक है, इंटू 8×6 = 48, 4, 8 × 24 और 4 = 28, जीरो, 8 8 16 6, 9 8 और 1 9 और 1 10, 3, और कितना आ रहा है, 8 और 9 ये लास्ट में 30। तो जो करेक्ट आंसर आएगा हमारा 3060। ठीक है, तो उसका विक्रय मूल्य जो 5000 रुपये था, हम छूट करते करते हमारे पास लास्ट में कितने में बिकेगी, वो 3060 में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि हमारे पास 12 संख्याएं हैं जिनका औसत 48 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 45 दे रखा है, अगली और 4 संख्याओं का औसत 52 दे रखा है, और उसके बाद में भी हमें कुछ दे रखा। तो हम मान लेते हैं कि लास्ट में आपको पता है कि कुछ संख्या 48 से ज्यादा होंगी, कुछ कम होंगी, और उनका लास्ट में जितना भी होगा उनका सम कितना आ जाएगा अपने पास, जीरो, क्योंकि 48 के बराबर हम मान के चल रहे हैं। तो आप देखो लास्ट में क्या आ रहा है, जीरो। अब आप देखो 5 संख्या है जो जिनका औसत 45 है, तो 48 और इसमें कितना डिफरेंस है, आप देखो 3 का, मतलब क्या हुआ, -3 × 5 संख्या वो हो गया प्लस में। अगली 4 संख्या का औसत क्या है, 52, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है आपको पता है, 4 का है। 4 संख्या 4 ज्यादा है, तो 4 × 4 प्लस में। मान लो कि 10वीं संख्या को हमने मान लिया x, 10वीं संख्या हो गई हमारे पास x, प्लस में दे रखा है 10वीं संख्या है जो 11वीं संख्या से 10 कम है, मतलब क्या हुआ कि 11वीं संख्या 10वीं संख्या से ज्यादा हो गई, 10। ठीक है, तो 10वीं संख्या हमने क्या मान रखी थी, x मान लो, प्लस में 10 हो गया, और अगली संख्या क्या है, जस्ट अपोजिट है, वो 5 अधिक है, मतलब क्या हो गया कि वो हो गया प्लस में x -5। अब आप देखो 3×5 = 15 माइनस का, और 4×4 = 16 प्लस का, तो यहाँ पे क्या बचेगा लास्ट में, एक, ये जीरो ही था। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, x x और x, ये हो जाएगा, सॉरी, x x और x कितना हो जाएगा लास्ट में निकल के हमारे पास, ये जीरो आ जाएगा, जीरो इक्वल टू हो जाएगा +1 प्लस में 3x। ये कितना है, 10 में से 5 गए, तो ये लास्ट में कितना बचेगा, 5। तो x की वैल्यू आप देखो -6/3। ठीक है, मतलब लास्ट में क्या निकल के आ रहा है, -2। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। अब वो क्या कह रहा है, आप देखो 11वीं और 12वीं संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 11वीं संख्या कौन क्या है अपनी, x + 10, और 12वीं क्या है, x - 5। x की वैल्यू हमें पता है -2 + 10, प्लस फिर से -2 है, और माइनस का 5 बटे, ये संख्या कितनी है, दो ही संख्या 11वीं और 12वीं, तो इनका औसत आ जाएगा ये। आप देखो 2 -2 और -5, ये कितना आ रहा है, -9, और 10 में से घटाएंगे -9, तो ये क्या बच जाएगा लास्ट में, 1/2, मतलब 0.5। 0.5 आ रहा है पॉजिटिव का। तो हमने बताया वो तो सबको तुलना किधर से करना चालू किया है हमने, 48 से। तो 48 से तुलना करना चालू किया है, तो ये हो जाएगा 48 + 0.5, मतलब इन दो संख्याओं का औसत आ जाएगा 48.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। हमें एक इक्वेशन दी हुई है, √1 + sin θ / 1 - tan θ। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं इसमें 1 + sin θ को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, जिससे हमें इजी हो जाए। ठीक है, तो 1 + sin θ को ऊपर भी मल्टीप्लाई किया है। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेता हूं, 1 - sin θ। ठीक है,
ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। क्या मल्टीप्लाई किया है मैंने? 1 + sin थीटा। मैं बताऊंगा इसको हमने मल्टीप्लाई क्यों किया है, हमारा क्या पर्पज रहा है। अब आप देखो नीचे की संख्या आप देखोगे तो ये हो रहा है a - b × a + b। और आपको पता है a - b × a + b क्या होता है? a² - b²। ठीक है, ये रूट कंप्लीट है, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई किया है हमने, बाहर नहीं है। ठीक है, तो ये आपको पता है ये क्या हो जाएगा? 1 + sin थीटा × 1 + sin थीटा क्या हो जाएगा? 1 + sin थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन मैंने बताया a² - b² हो गया है। a क्या है? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस b² क्या है? sin²थीटा। और इस सब का क्या है? कंप्लीट रूट। मैं इसका रूट हटा सकता हूं क्योंकि स्क्वायर है तो रूट हटा सकता हूं मैं। तो ये क्या हो जाएगा? 1 + sin थीटा बटे, अब आप देखो 1 - sin²थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? cos²थीटा। और cos²थीटा का रूट अगर मैं बाहर निकालूंगा तो लास्ट में क्या बचेगा? cos थीटा। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा हमारे पास? cos थीटा। अब इसको मैं फिर सेपरेट कर लेता हूं। 1/cos थीटा क्या होता है? sec थीटा। ठीक है, प्लस sin थीटा/cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो मतलब हमारा लास्ट जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें sin² थीटा -2 sin³ थीटा/2 cos² थीटा -cos थीटा का क्यूब, और उधर दे रखा है 1/tan थीटा। ठीक है, तो आप देख लो, हम सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लेता हूं। मैं यहाँ पे sin थीटा कॉमन ले लेता हूं। मैं यहाँ पे अगर sin थीटा कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा sin थीटा, ये सारा ब्रैकेट में, ये बचेगा 1 - 2 sin²थीटा। ठीक है, बट यहाँ पे अगर मैं cos थीटा कॉमन लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा? cos थीटा 2 cos²थीटा -1, इसका है क्यूब इंटू 1/tan थीटा। वो सब कुछ है -sec²थीटा। सबसे पहले मैं इस व्यंजक को सॉल्व कर लेता हूँ, जो भी वैल्यू आएगी उसको लास्ट में पुट करके हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, साइन थीटा अपन cos थीटा क्या होता है आपको पता है? tan थीटा होता है। बिल्कुल सही बात है, tan थीटा होता है। ये हो गया tan थीटा। अब आप देखो, मैं एक काम करता हूँ, cos² जो थीटा है उसको 1 - sin²थीटा लिख देता हूँ। 1 - 2 sin²थीटा बटे, अब आप इसको देखो मैंने क्या बताया? 2 इंटू sin² cos²थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? 1 - sin²थीटा। 2 इंटू 1 - sin²थीटा -1। ठीक है, ये फिर वही जो व्यंजक आएगा हम उसको लास्ट में देख लेंगे। आप देखो ये क्या बचा? tan थीटा। लास्ट में क्या बच रहा है हमारे पास? इधर देखो tan थीटा, ये देखो 2 अंदर मल्टीप्लाई होके आएगा तो ये 2 -1 क्या बचा हमारे पास? इधर अगर आप चेक करोगे ये हो गया tan थीटा, ये हो गया 1 - 2 sin²थीटा बटे, ये क्या बचा? 1, और ये sin²थीटा कितने हो गए? माइनस के 2 हो गए, 2 sin²थीटा। अब आप देखो ये दोनों सेम है क्या? ये एक दूसरे से कट जाएंगे। मतलब हमारे पास इस पूरे व्यंजक में क्या बच रहा था? लास्ट में ओनली tan थीटा बच रहा था। ठीक है, क्या बच रहा था? tan थीटा। तो हम उसको जो सॉल्व किया है उसको इधर लिख लेते हैं। ठीक है, आपको पता है इस पूरे व्यंजक में क्या बच रहा था? tan थीटा। इसका हो गया क्यूब इंटू 1/tan थीटा माइनस sec²थीटा। अब tan³ थीटा को अगर tan थीटा से मैं डिवाइड करूंगा तो ये यहाँ पे 2 पावर बच जाएगी ना? क्या गलत बात है भाई? क्यूब से ये कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? tan² थीटा माइनस sec²थीटा। क्या मैं यहाँ पे -1 कॉमन ले लूं? -1 अगर मैं इधर कॉमन लेता हूं तो इधर क्या बचेगा? sec² थीटा
ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस वाला था जो प्लस का हो गया, प्लस वाला जो हो गया माइनस का हो गया, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन। मतलब क्या हुआ कि लास्ट में माइनस वन इंटू वन इज इक्वल टू माइनस वन, मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऑप्शन डी माइनस वन। ठीक है। अब एक और हमें दे रखा है, टी की वैल्यू दे रखी है 2/5, तो एक व्यंजक दे रखा है टी का क्यूब प्लस 3/5 का क्यूब प्लस 9/5 इंटू टी जो प्लस में है। तो हमें पूछा है कि इस व्यंजक का मान क्या होगा। टी के वाले सीधे सीधा रख दो आप, क्या है टी की वैल्यू क्या है 2/5, तो 2/5 का क्यूब, ठीक है, प्लस में ये 3 का क्यूब हो रहा है बटे में 5 का क्यूब, 3/5 का क्यूब प्लस 9/5 इंटू क्या हो रहा है हमारे पास 2/5। अब मैं एक काम करता हूं, इसको मैं क्या करता हूं इंटू 5/5 और कर देता हूं। क्यों, उससे फायदा क्या हुआ, मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है नीचे 5 का क्यूब है, नीचे 5 का क्यूब है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ रहा है, तो मैं क्या लेना चाहता था कि 5 का क्यूब को मैं कॉमन लेके बाहर निकाल लूंगा, बाकी की कैलकुलेशन मेरी इजी हो जाएगी। इसलिए मैंने इसको 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि मैं यहाँ 5 के क्यूब को बाहर ले सकता हूँ। अब आपको पता है 5 का क्यूब क्या होता है, पचम पच्चीस पच्चीस पंचू 125, 1/125, पहली बात हुई ये। अब आपको पता है 2 की पावर 3 क्या होता है 8, प्लस 3 की पावर 3 क्या होता है 27, प्लस 9 दूनी 18 और 18 पंजू 90, 11 90 बटे लास्ट में आपको पता है मैंने एक कॉमन ले ही लिया था यहाँ पे 125, तो लास्ट में एक बच गया। आप जोड़ो इसको, 8 7 15, ये कितने हो गए 35, और 35 और 90 क्या हो रहा है 125, मतलब क्या हुआ इज इक्वल टू 125 बटे 125, तो लास्ट में व्यंजक का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, एक निकल के आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। हमें दे रखा है एम और एन एक वृत्ताकार पथ पर चलते हैं, वे सुबह 5:30 बजे एक ही बिंदु पर विपरीत दिशाओं में चलना चालू करते हैं। एम और एन क्रमशः 5 चक्कर प्रति घंटे और 2 चक्कर प्रति घंटे लगाते हैं। तो एक ही दिन में सुबह 6:30 बजे से पहले कितने बार एक दूसरे को पार करेंगे। तो आप देख लो, जब एक दूसरे के विपरीत चक्कर लगा रहे हैं तो आपको पता है कि दोनों के जो नंबर ऑफ काउंटिंग्स हैं, जो चक्कर लगाने की जो संख्या है वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। अगर वो एक दूसरे के साथ चक्कर लगाते तो वो घट जाते। क्यों, कारण ये है, मान लो कि ये एक गोला है जिसपे वो चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, बच गया, चलो सेलेक्ट नहीं हुआ। एक गोला है, ये यहां से चालू इन्होंने किया, अगर ये एक दूसरे के साथ चक्कर लगाते तो एक दूसरे को पकड़ने में होती प्रॉब्लम। मान लो कि वो ये 5 चक्कर लगा चुका होता, 1 घंटे में ये 2 लगा चुका होता, तो इनको क्या होता कि एक दिशा में अगर चक्कर लगाते तो ये बच के आता लास्ट में 3, जबकि अब ये उल्टी दिशा में लगा रहे हैं एक दूसरे का, तो ये 5 और 2 7 हो जाएंगे। हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है। अब हम इस क्वेश्चन में जो भी वैल्यू आती है हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। चलो हम क्वेश्चन के हिसाब से कर लेते हैं। सुबह 5 बजे से चल रहा है और 6:30 बजे तक चल रहा है, इनके चक्कर चल रहे हैं, मतलब क्या हुआ हमारे पास कितना टाइम हुआ कि ये 1.5 घंटे चलने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, एक दूसरे के विपरीत लगा रहे हैं और इन्होंने दे रखा है कि 5 चक्कर लगा रहा है प्रति घंटे में, मतलब 1.5 घंटे में कितना लगा देगा ये, 1 घंटे में 5 चक्कर लगा रहा तो 1.5 घंटे में कितना लगा देगा 1.5, मतलब क्या हो जाएगा ये 7.5। पहला, ये एन की बात हो गई, ये हो गए एन के चक्कर। ठीक है। अगर मैं एन के चक्कर निकालूं, अगर एन के चक्कर लगा लूं तो एन के क्या बोल रहा है कि वो 2 चक्कर लगाता है 1 घंटे में, मतलब 1.5 घंटे में कितने चक्कर लगा लेगा, तो 2 × 1.5, मतलब क्या हुआ 3 चक्कर। आपको पता है ये एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं, तो इनके जो मिलने का मतलब कितनी बार मिलेंगे, ये 7.5 प्लस में 3, मतलब 7.5 प्लस में 3, मतलब क्या हुआ कि ये आ रहा है 10.5। ये 10.5 क्या है, 10.5 क्या है कि आपको पता है 0.5 का तो कोई मतलब रहा नहीं, या तो 11 होता
तो हम बोलते हैं कि भाई 11/12 वो मिल चुके हैं। तो 10.5 का मतलब है कि 10 बार तो मिल चुके, दूसरी बार की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, मतलब वो अभी तक मिले नहीं है। बट उन्होंने एक दूसरे के विपरीत आधा चक्कर कर चुके हैं, मतलब वो अभी तक मिले नहीं है ना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 10। ठीक है, जो ऑप्शन ए होगा उस केस में हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अभी मैं अगर कहूं कि वो एक दूसरे के साथ, मतलब एक दूसरे की दिशा में चक्कर लगा रहे थे, जबकि ये तो विपरीत लगा रहे हैं, तो अगर एक दूसरे की दिशा में चक्कर लगाते तो हमारा उस केस में क्या होता कि इसमें से इसको घटा देते, मतलब ये आ जाता 4.5। 4.5 का मतलब हो जाता कि हमारे पास उस केस में चक्कर हो जाते हमारे पास 4। अगर 4 ऑप्शन होता और एक दूसरे की मतलब एक ही दिशा में अगर चक्कर लगाते तो उस टाइम पे करेक्ट आंसर हो जाता हमारा 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि हमें दे रखा है दो वृत्त हैं C1 और C2, एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। C1 की जो त्रिज्या है, मतलब रेडियस का मान हमें दे रखा है 16 सेंटीमीटर, और C2 की जो रेडियस है उसका मान दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर। तो उनकी जो टेंजेंट होगी या फिर ओबेनिस्ट स्पर्श रेखा होगी, उसकी लंबाई क्या होगी, हम वो निकाल लेते हैं। हमें क्या दे रखा है, दो सर्कल हैं, एक तो बड़ा है, इसको बड़ा बना देता हूं मैं। ठीक है, दूसरा हो गया छोटा, इससे आधी रेडियस का हो गया वो, इससे आधी रेडियस का हो गया, मतलब लगभग यहाँ और यहाँ से यहाँ तक होगा वो। अरे ये तो, एक मिनट रुको, मैं यहाँ से शेप ले लेता हूँ। कट करना है, ये लो। ठीक है, हमें दे रखा है कि इसकी जो रेडियस है उसका मान हो गया हमारे पास 16, और दूसरे वाले का हो गया 8। और मान लो कि वो उभयनिष्ठ जो लाइन है वो एग्जैक्टली ऐसे टच होते हुए जा रही है, मतलब एक बार टच यहाँ पे कर रही है और दूसरी बार टच यहाँ पे कर रही है। आपको पता है जब भी कभी दो लाइन आपस में एक दूसरे को टच करती है तो हमेशा उस पर परपेंडिकुलर बनाती है, मतलब ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर है, और जहां पे यहाँ ये टच हो रही है ये भी अपने आप में एक परपेंडिकुलर हो गया। हमें पता है ये हो गया 16 और 8 24 सेंटीमीटर। अब आप देखो कि ये जो वैल्यू है ये है 8 की, 8 सेंटीमीटर है। ये कितना है, ये वही त्रिज्या है 16। तो अगर मैं इसको परपेंडिकुलर इधर से निकालूं, मतलब ये लाइन है जो, ये इसके बराबर है। बिल्कुल सही बात है। अब हमें पता चल गया कि ये 8 है, ये 16 है, ये आधी आधी हो गई, ये 8 हो गई और ये फिर से 8 हो गई। ये लंबाई हमें पता है, ये ही हमें लंबाई निकालनी है, ये वाली वैल्यू जो इसके बराबर हो जाएगी। और हमें क्या पता है, ये 8 पता है और इसका पता है कि भाई ये हमारे पास ये कितनी है 24। ठीक है, ये भी आपको पता है 16 और 8 24 हो रही है इन दोनों की सेंटर टू सेंटर की डिस्टेंस। ठीक है, और हमें इस लेंथ का भी पता चल गया। तो अब आप देखो ये अपने आप में एक कर्ण हो जाएगा और ये अपने आप में एक जो भी लंब या फिर आधार जो भी मान हो, तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास जो टेंजेंट की वैल्यू, जो टेंजेंट की लेंथ आएगी टी, हम टी मान लेते हैं इसको, कितना आ रही है लेंथ टी, जो हमने टी माना है टी, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 8 24 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर का रूट। ठीक है, ये हो गया फिर से टी। मैं एक काम करता हूं, यहाँ 24 का स्क्वायर है ना, इसको लिख सकता हूं 8 ते 24, 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ से 8 का स्क्वायर का इसको लिख देता हूँ, रुको एक सेकंड, इसको लिख देता हूँ 8 का स्क्वायर, 8 इंटू 3 लिख देता हूँ जिसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 8 स्क्वायर। ठीक है, ये टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 स्क्वायर में यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, मतलब 8 बाहर निकल के आ जाएगा, रूट में हो जाएगा मेरे पास ये 3 3 9 माइनस 1, मतलब रूट 8, मतलब ये हो गया 8 रूट
8। 8√8 हमारे पास इधर कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 × 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, 8√4 × 2। अब आपको पता है 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16√2। तो एक ही बात है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। बस उसमें से मैंने क्या किया, 4 जो था उसका रूट 2 होता है, जिसको बाहर ले लिया, मतलब इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस में आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पहले तो ये बहुत इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आते हैं और हर पेपर में इस टाइप का एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाएगा आपको। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 15। पहली बात, एक हमें इक्वेशन दे रखी है कि हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। आप देखो इस तरह का इक्वेशन कब बैठ सकता है, ये 7x² आ रहा है और प्लस में 7 आ रहा है, मतलब मेरे को यहां से घंटी बजनी चाहिए कि मैं इस तरह की टर्म्स में इसको निकाल लेता हूं। मैं एक काम करता हूं, इसमें भी x का भाग दे देता हूं और इसमें भी x का भाग दे देता हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है अगर इस तरह का व्यंजक हो तो हम किसी भी संख्या को ऊपर गुना भी कर सकते हैं, नीचे भी गुना कर सकते हैं, प्लस में ऊपर भी भाग दे सकते हैं और नीचे भी भाग दे सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति होती है तो कोई बराबर माना जाएगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर वाले व्यंजक में x का भाग दे देता हूँ और नीचे वाले में x का भाग दे देता हूँ। तो मैं अगर इसमें x का भाग दूंगा तो आप देखो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा, क्योंकि एक x से एक x कट जाएगा, माइनस 9 बच जाएगा इधर, क्योंकि x का भाग दे रहा हूं तो x कट जाएगा, प्लस में अगर 7 में मैं x का भाग दूंगा तो ये हो जाएगा 7/x बटे। दूसरा देखो, मैंने नीचे भी x का भाग दिया, क्योंकि तभी तो बात बराबर बनेगी। या तो मैं ऊपर नीचे दोनों कुछ मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर मैं ऊपर नीचे दोनों भाग दे देता हूं कहीं ना कहीं। अगर मैं ऊपर नीचे वाले व्यंजक में भाग देता हूं, x² में मैं अगर अगर x का भाग देता हूं तो ये क्या आएगा, x। माइनस x में अगर x का भाग देता हूं तो ये बचेगा मेरे पास -1। और तीसरा, अगर मैं फिर से 1 में अगर x का भाग दे देता हूं तो ये बचेगा मेरे पास 1/x। अब आप देखो, मैं यहां से इसमें और इसमें से 7 कॉमन ले लेता हूं। अगर मैं यहाँ पे 7 कॉमन लिया, किसमें, x प्लस 1/x, क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। मैं यहाँ से x कॉमन ले लिया तो 1/x बच गया, ये मेरे पास 7 बच गया था। यहाँ पे 7 में से अगर मैं 7 कॉमन ले लिया तो x बच गया। ठीक है, -9 को मैंने सेम टू सेम रहने दिया, बटे मैं इन दोनों को एक साथ लिख देता हूँ, x प्लस 1/x, जिसमें से घट जाएगा 1। x प्लस 1/x की वैल्यू हमें दी हुई है 15, तो मैं इसकी जगह 15 रख दे देता हूं। तो 7 × 15 -9 बटे 15 -1। 7 × 15 -9 बटे 15 -1, ये आ रहा है आपका 15 7 105। 105 में से अगर 9 गया ये, तो ये आएगा 96/14। 2 से काट लो आप, ये आ रहा है 48/7। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, 48/7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ये रेफ्रिजरेटर उत्पादन का कुछ हमें वो सीट दे रखी है। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रहा है, दिए गए वर्षों में किस वर्ष में बी प्रकार के रेफ्रिजरेटर का उत्पादन औसत उत्पादन के सबसे करीब था। किसकी बात कर रहा है, बी प्रकार का रेफ्रिजरेटर। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसकी। हमें ये कंप्लीट डाटा दे रखा है और अब हमें पूछ रहा है कि ये इसका उत्पादन औसत उत्पादन के करीब था। हमने मान लिया कि इसका औसत उत्पादन था 1800। तो अब आप देखो, ये 1800 कितना ज्यादा है, 0, प्लस में ये 1800 से कितना ज्यादा है, 90, प्लस ये कितना ज्यादा है, 210। 210 है, 110, 110, प्लस में ये कितना ज्यादा है, 140, प्लस में ये कितना ज्यादा है, 160, बटे कितनी डिजिट है अपनी टोटल, 5। आप जोड़ लो इसको, कितना हो रहा है, ये हो रहे 300, 300 और ये हो रहे हैं 200, 300 और 200 500, 500/5। मैं लिख लेता हूँ 500/5, मतलब हमारा आ रहा है आंसर 100। इसका मतलब क्या है कि जो हमने 1800 माना था उसमें ये 100 ज्यादा हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जो उत्पादन आ रहा है वो आ रहा है 1900, एवरेज उत्पादन। ठीक है,
अब एवरेज उत्पादन के करीब कौन कौन से हैं, कौन कौन से वर्ष में मतलब वर्ष में लगभग बराबर उत्पादन हुआ है, तो आप देखो 1890 में 10 ज्यादा है 1900, और 1900 में 10 ज्यादा है, मतलब एवरेज उत्पादन में 10 कम तो इस वर्ष हो रहा है कौन सी में, 2012 में। वो बराबर में पूछ रहा है ना, और लगभग बराबर कौन सा था, तो 2012 में भी बराबर है और 2013 में भी बराबर है, क्योंकि इस बार तो 10 कम हुआ है और उस बार ज्यादा हुआ है, मतलब वो है तो लगभग औसत के बराबर ही। अगर ऐसा होता कि इसका डिफरेंस 9 आता और इसका 10 आता, तो हम 9 वाला करीब होता तो हम उसको सही मानते। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 2012 में और 13 में दोनों में हमारा जो उत्पादन है वो औसत उत्पादन के करीब उत्पादन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसमें एक त्रिभुज के 3 कोणों का माप दे रखा है हमें, 17, 13 और 15 के अनुपात में है। ठीक है, इन तीनों कोणों में से सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है, सबसे पहले तो आप देखो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, आपको पता है 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी, कितना होता है 180। पहली बात तो हुई है। दूसरी बात इसने क्या दे रखा है कि उनके अनुपात क्या है, ए बी और सी के अनुपात क्या है, 17, 13 और 15। मैंने आपको बताया कि अगर आपको अनुपात दे रखे हैं तो आप मान सकते हो कि उसकी वैल्यू क्या है, 17x, दूसरे की क्या हो गई 13x, और इसकी क्या हो गई 15x। मतलब क्या हुआ, और इन सब का योग मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी 17x मान लो, प्लस में दूसरे की क्या हो जाएगी 13x, और तीसरे की क्या हो जाएगी हमारे पास 15x, बराबर क्या है 180। आप जोड़ लो, 17 और 13 30, और 30 और 15 45, मतलब 45x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 180। बिल्कुल सही है। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 45 दूनी 90 और 2 4 8 4, x की वैल्यू आ गई 4। अब हमसे क्या पूछा है इसने, ये पूछा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर ज्ञात करो। तो सबसे छोटा बड़ा कौन सा है 17x, और सबसे छोटा कौन सा है 13x। 17 और x और 13x में डिफरेंस क्या है 4x का, मतलब डिफरेंस क्या है हमारा, उनके बीच का अंतर क्या है 4x, और x की वैल्यू पता है हमें कितना है 4, मतलब 16 डिग्री का अंतर आ रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दे रखा है हमें 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 17 है। तो थीटा का मान निकालो, क्या आ रहा है भाई। आप सबसे पहले एक काम कर लो, इसमें जो कोसेक स्क्वायर थीटा है, आप कोसेक स्क्वायर थीटा आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक काम करता हूं, कोसेक को हटा के मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दे देता हूं। तो यहां पे लिख देता हूं मैं 2, कोसेक की जगह क्या लिख रहा हूं मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 17। ओके, तो आप देखो 2 है, जब इधर 2 पॉजिटिव का आ रहा है, जब मैं इसको 17 में से घटाऊंगा तो ये 15 बच जाएगा। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूं इधर 15। ये 2 कॉट स्क्वायर हो रहा है और 3 कॉट स्क्वायर, मतलब 5 कॉट स्क्वायर थीटा कितना आ रहा है अपने पास 15 आ रहा है। मतलब कॉट थीटा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 15/5, मतलब 3, मतलब कोट थीटा की वैल्यू क्या आ गई √3। क्या ये बात सही है। और आपको पता है कोट थीटा की वैल्यू √3 किसके लिए होता है, एंगल 30 के लिए होता है। तो करेक्ट आंसर हो क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन भी है ये। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से, मान लो कि उस साधारण ब्याज की दर अपनी थी आर मान लिया हमने, करने पर 14 वर्ष में वो अपने आप को 7 गुना कर लेती है। 14 वर्ष में कितना गुना कर लिया उसने 7 गुना। उसी दर पर रेट वही है, 18 गुना करने के लिए उसको कितना और टाइम लगेगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो अब आप देखो, कोई धनराशि अगर 7 गुना हो गई, मतलब धनराशि खुद 7 गुना हो गई, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें 6 गुना तो हुआ ब्याज। बिल्कुल सही बात है। मान लो कि वो धनराशि जो मतलब जो मूल जो राशि है वो है x, वो खुद 7 गुना हो गई, इसका मतलब उसमें इंटरेस्ट कितना है 6x है, मतलब ब्याज क्या है उसमें 6x। और आपको पता है ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन जो है जो x गुना दर r गुना समय
समय कितना लग रहा है अपना 14 वर्ष बटे 100। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। गुना है, प्लस नहीं है, गुना कर रहे हैं हम, आपको पता ही मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, ठीक है। दूसरी बात आपको पता है, हम x से x को काट देते हैं तो r की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, r की वैल्यू, सॉरी x नहीं, r की वैल्यू जो निकल के आ रही है, r की वैल्यू निकल के आ रही है वो 6, इसको 100 को मैं इधर ले जा रहा हूँ, 6 इंटू 100 डिवाइड बाई ये कितना है 14, बस कितना सा है, कितना सिंपल है। मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको काट देता हूँ, 7 बार कटाइए और इधर कितनी बार कटाइए, 2 से काट रहा हूँ मैं तो 3 बार कटा, मतलब आर का जो है, आर की वैल्यू आ गई मेरे पास 300 बट्टे 7, आर की वैल्यू निकल के आ गई। दूसरी बात कह रहा है कि वो 18 गुना होने में कितना टाइम लगा देगा। अगर कोई धनराशि अपनी 18 गुना हो रही है मतलब वो फिर से वही बात कि 17 गुना तो उसमें ब्याज है, और हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है, आर की वैल्यू हमें पता है। अब दूसरे केस में हमें निकालना है टाइम, तो अब हम देख लेते हैं कि 17x होने में कोई धनराशि जो x है, मूलधन गुना दर, दर की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 300 बटे 7 गुना समय, समय तो निकालना है भाई कि 18 गुना कब हो जाएगी, या फिर मैं कहूँ कि 17 गुना ब्याज कितना हो जाएगा, कब तक हो जाएगा उसका, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, 100 से 100 कट गया। अब आप देखो इधर x से x काट देते हैं, टाइम ही तो निकालना है हमें, तो टाइम t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t बराबर, ये जो 7 है आपको पता है नीचे आता है 300 बटे 7 है, मतलब 7 इससे गुना हो जाएगा किससे, 17 से, 17 गुना 7 बटे 3। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। 7 49 9 4 7 एकम 7 4 11 119 बटे 3, 3 का भाग देके देख लो आप, 3 ते 9 बचे 2 29 तीनम 27, फिर बचे 2, फिर उसके बाद में 6 6 मतलब 39.66, या फिर मैं बोल दूं 39.67, ठीक है। मतलब इतना टाइम उसको और चाहिए जब वो धनराशि खुद में 18 गुना हो जाएगी, या फिर 18 गुना हुई है तो आपको पता है कि उसमें 17 गुना तो ब्याज ही उपलब्ध है, ठीक है। अगर मैं कोई धनराशि दोगुना हो गई, इसका मतलब क्या है कि उस धनराशि का 1 गुना तो ब्याज है और 1 गुना उसका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हो गया और 1 गुना वो खुद हो गई, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रखो, आप जबकि आप क्या करते, आप जो अगर जल्दी जल्दी में कैलकुलेट करते तो आप यहाँ पे 7x लिख देते, जबकि वो गलत था, क्योंकि आपको पता है इसमें इंटरेस्ट निकालना है, हमें इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपके आ गए। तो मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासेज है, मैं ऐसी ही सीरीज, मतलब 10-12 टेस्ट जितने भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है उनकी प्रैक्टिस करोगे आप तो मतलब आपको अच्छा पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे इनके प्रैक्टिस सेट लेते आते रहेंगे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ओके, ठीक है।